मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में दो तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। एक वो जो एक्चुअल में रूल रेगुलेशन है, और दूसरा वो जो बिना ज्ञान लिए ज्ञानी बाबा बांटते फिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में पता नहीं कब से और किसने रूमर फैला दिया कि आपका सप्लायर सिर्फ आरटीजीएस के थ्रू और करंट अकाउंट में ही आपकी पेमेंट कर सकता है। मतलब दो चीजें, करंट अकाउंट भी होनी चाहिए और आरटीजीएस होना चाहिए। अब इस पॉइंट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, एक जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीएसटी के अंदर जीएसटी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सप्लायर को कैश पेमेंट करो, आप आरटीजीएस करो, आप एनईएफटी करो, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ बिल से मतलब है कि टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, आपको टैक्स पे करना है, बात खत्म हो जाती है। हाँ, एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर जो कि आईटीसी के कंडीशंस की बात करता है कि आप क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है अगर आपको आईटीसी लेना है। उसमें एक बात कही है कि भाई अगर आपको आईटीसी चाहिए, उसके प्रोविजो में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रोविजो में ये बात कही है कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको 180 दिन के अंदर 180 दिन के अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। और उस सेक्शन उस प्रोविजो में ये भी नहीं लिखा कि भैया ऑनलाइन करोगे या बैंकिंग के थ्रू करोगे या फिर आरटीजीएस ही करोगे करंट अकाउंट में। तो आप मतलब पेमेंट का कोई प्रोविजन, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जीएसटी के अंदर है ही नहीं। कुछ भी करो, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश पेमेंट करो, उनको कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इनकम टैक्स। देखो, बिजनेस बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है, या तो वो बंदा प्रोप्राइटर होगा, या उस बंदे की किसी और के साथ पार्टनरशिप फर्म होगी, या फिर उसने कंपनी बना रखी होगी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। फर्म और कंपनी की जहां तक बात है तो वो करंट अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करते हैं या करेंगे, क्योंकि उनकी सेविंग अकाउंट उनका हो ही नहीं सकता है ना। सेविंग अकाउंट नेचुरल पर्सन का होता है, जो इंडिविजुअल है, जिंदा लोग हैं, उनका हो सकता है सेविंग अकाउंट। फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म की जहां तक बात है, आप सेविंग अकाउंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर छोटे मोटे लेवल पे है, जाहिर सी बात है, आप सेविंग अकाउंट में भी, मतलब आपका सप्लायर आपको सेविंग अकाउंट में भी पेमेंट कर सकता है। और सिर्फ आरटीजीएस की ही बात नहीं होती, आपका सप्लायर एनईएफटी कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, अकाउंट पे ही चेक दे सकता है आपको, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है आपको, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता है। कहीं पर भी सिर्फ आरटीजीएस की बात नहीं हुई, कहीं पर भी सिर्फ करंट अकाउंट की बात नहीं हुई। और दूसरा एक पॉइंट है कि अगर करंट अकाउंट, मतलब एक जो लोगों में कैश ट्रांजेक्शन को लेकर इतना मतलब ज्वालामुखी फूटती है कि भैया पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शंस दिखाओगे, क्या होगा। बस अगर 10,000 से पेमेंट ज्यादा कैश में दे रहे हो किसी एक पर्सन को, किसी एक दिन में, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हो, वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलता। पर छोटे मोटे केस में तो हम 4480 के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 10,000 वाला तो खत्म ही हो गया प्रोविजन। मतलब अगर आपको 2 करोड़ आपकी सेल है तो 4480 के अंदर 2 करोड़ तक कैश में दिखा सकते हो ट्रांजेक्शन की, कैश में हमने पैसे रिसीव किए हैं। हाँ, फर्क इतना आ जाएगा कि 6% अगर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट लेते हो तो 6% का नेट प्रॉफिट आपका माना जाता है, जो भी आपका ग्रॉस रिसीट है या टर्नओवर है। अदरवाइज कैश में आपका 8% मान लिया जाएगा, और वो 8%, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, वो 8% भी आपका टैक्स के दायरे में नहीं आएगी इनकम। आप दिखाओगे इतनी,